प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को किया संबोधित। कहा, कोविड से निपटने के लिए भारत ने अपनाई जन केंद्रित रणनीति। WHO में सुधारों पर दिया जोर। कहा, भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया को मिलकर करना होगा काम। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा आदेश देते हुए मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 नए वकील भी जोड़े हैं। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी सह कमिश्नर बनाया है। अदालत ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मस्जिद के कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सर्वे जारी रहेगा। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश देते हुए मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों के निपटारे के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा, सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी करने का भी विकल्प होगा। मथुरा की अदालत में कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरा करने और उनका निस्तारण करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। ताजमहल के बंद 20 दरवाजों को खोलने की गुजारिश करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। याचिका अयोध्या के डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की थी। दिल्ली में नगर निगमों की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई लगातार जारी रही। आज मदनपुर खादर सहित कई इलाकों में बुलडोजर चला। आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ MCD के अभियान का आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह कहकर विरोध किया कि अतिक्रमण के नाम पर लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। इससे पहले शाहीन बाग में भी आम आदमी पार्टी के विधायक ने अभियान का विरोध करते हुए कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की थी। इसे लेकर उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया था। भारतीय भाषाओं का महत्व एक बार फिर दुनिया ने माना है। गूगल ट्रांसलेट ने अपनी सेवा में संस्कृत, असमी, भोजपुरी और मैथिली सहित 8 भारतीय भाषाओं को शामिल किया है। राजीव कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। न्याय एवं विधि मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के सबसे वरिष्ठ आयुक्त राजीव कुमार को इस पद पर नियुक्त किया है। राजीव कुमार 15 मई को CEC का पद संभालेंगे। मौजूदा CEC सुशील चंद्र का कार्यकाल 14 मई को पूरा हो रहा है। चुनाव आयोग ने 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। चुनाव वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश की 4, तेलंगाना की 2, छत्तीसगढ़ की 2, मध्य प्रदेश 3, तमिलनाडु 6, कर्नाटक 4, उड़ीसा 3, महाराष्ट्र 6, पंजाब 2, राजस्थान 4, उत्तर प्रदेश 11, उत्तराखंड की 1 और बिहार 5 और झारखंड की 2 और हरियाणा की 2 सीटें शामिल हैं। सभी सीटों पर चुनाव का नोटिफिकेशन 24 मई को जारी किया जाएगा और मतदान और मतगणना 10 जून को कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में भरूच में उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। यह कार्यक्रम जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए। ये योजनाएं जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्कर्ष समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो उसके कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में जब जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया तो देश की करीब आधी आबादी शौचालय, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन, बैंक अकाउंट की सुविधा से वंचित थी। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं को 100% सैचुरेशन तक ला पाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100% लाभार्थियों की कवरेज यानी हर मत, हर पंथ, हर वर्ग को एक समान रूप से सबका साथ, सबका विकास, गरीब कल्याण की हर योजना से कोई नहीं छूटे, कोई पीछे न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भरूच में उत्कर्ष समारोह में एक दिव्यांग लाभार्थी से बात करते हुए वे भावुक भी हो गए।
10वें भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक के अवसर पर ओमान के वाणिज्य, उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने कहा कि हमारे रिश्ते 5000 साल पुराने हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। ओमान के मंत्री ने उम्मीद व्यक्त की कि आने वाले समय में भारत की फार्मा कंपनियां ओमान में अपनी भूमिका बढ़ाएंगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा भवन स्थित संग्रहालय का लोकार्पण किया। संग्रहालय में अरुणाचल प्रदेश की लोकतंत्र की यात्रा को दिखाया गया है। संग्रहालय में प्रदेश की विरासत और धरोहर की भी झलक है। इस दौरान सभी पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इतिहास से जुड़े रहकर आगे बढ़ना जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के एक सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासंग दोरजी सोना, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू आदि शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और राज्य के भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ वीरभूम में देवचा पंचमी कोयला खनन परियोजना को वापस लेने की मांग करते हुए एक विरोध रैली का नेतृत्व किया। टाटा सन्स ने गुरुवार को कैम्पबेल विल्सन को एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया कैम्पबेल विल्सन विमानन सेवा क्षेत्र में काम करने का इन्हें 26 वर्ष का अनुभव है। वे किफ़ायती और संपूर्ण सुविधा देने वाली दोनों तरह की एयरलाइनों में काम कर चुके हैं। इस वर्ष 2011 में सिंगापुर एयरलाइंस की किफ़ायती दर की सेवाएं देने वाली एयरलाइन स्कूट के संस्थापक सीईओ बनाए गए थे और उस पर वे 2016 तक बने रहे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन की सतर्कता डोज को लेकर बड़ी राहत दी। अब ऐसे लोग निर्धारित 9 महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले ही गंतव्य देश के दिशा निर्देशों के अनुसार सतर्कता डोज ले सकेंगे। विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए सतर्कता डोज संबंधी मानदंडों में ढील देने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला आया है और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों पर यह फैसला आधारित है। देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 190.83 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 190,83,96,788 कोविड टीके दिए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने राज्य की खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित कर दिया है। इससे पहले झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने खूंटी में मनरेगा निधि के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी धन शोधन जांच में लगातार 2 दिन की पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में बुधवार देर रात 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक समुदाय के कुछ लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के नेता पर जानलेवा हमला कर दिया। कस्बे में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा कल धर्मशाला में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुल्लू में रोड शो के साथ जनसभा भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाराणसी में हैं। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। फडणवीस ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने कैसे काशी विश्वनाथ धाम और काशी का विकास किया है। बिहार में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए दिल्ली के ताज होटल में बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किया। इस सम्मेलन में देश के बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। गुरुवार को सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से राजधानी में लू भी चल सकती है। लू का ये प्रकोप रविवार तक जारी रहेगा। सोमवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजधानी के तापमान में कुछ कमी के आसार हैं।
केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। केदारनाथ धाम में हुए पुनर्विकास कार्यों को लेकर भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। केदारनाथ धाम और उसके पहुंच के रास्तों में यात्रियों के लिए जो सुविधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश से तैयार की गई है, उसे लेकर केदारनाथ की यात्रा में आने वाले हर श्रद्धालु को बेहद सकारात्मक अनुभूति हो रही है। उनका मानना है कि यात्रा सहज और यादगार बनी है। केदारनाथ में हुए पुनर्विकास कार्यों को लेकर श्रद्धालु काफी प्रसन्न हैं। खासतौर से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने एक बार फिर गंगा क्वेस्ट की शुरुआत की है। घर बैठे आप ऑनलाइन इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रतियोगिता का मकसद है गंगा की अविरलता और निर्मलता के महाअभियान से युवाओं को जोड़ना और उनमें नदी और जल संरक्षण की समझ विकसित करना है। ये क्विज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रखी गई है। कोई विद्यार्थी या आम नागरिक जिसकी उम्र 10 साल या इससे अधिक हो, इसमें पंजीकरण अपना करा सकते हैं। इसके लिए आपको www.clavforganga.com पर लॉगिन करना होगा। पिछले साल 11 लाख प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस बार भी बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेंगे। 22 मई को जैव विविधता दिवस के दिन प्रतियोगिता का समापन होगा। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों के क्रम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन प्रांगण में योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्रालय के आला अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को एक बार फिर गुरुवार को अगले पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले विक्रमसिंघे ने 4 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। अक्टूबर 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। हालांकि 2 महीने बाद सिरिसेना ने उन्हें फिर से प्रधानमंत्री के रूप में पुनः स्थापित किया था। यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई से उसकी सीमा से लगे कई देश सदमे में हैं। खासतौर से वो देश जो ज़्यादा दहशत में हैं, जिनके अमेरिका और पश्चिमी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध है। इसी के मद्देनजर रूस से अपने बचाव के लिए कई देश नाटो की सदस्यता लेने के पक्ष में हैं। इस कड़ी में फिनलैंड रक्षा गठबंधन नाटो में शामिल होने के लिए अंतिम चरण में है। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने एक साझा प्रेस रिलीज में बताया कि फिनलैंड को बिना देरी किए नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहिए। निनिस्टो और मरीन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि अब जब फैसला करने की घड़ी नज़दीक आ गई है, हम संसदीय समूहों और राजनीतिक दलों को जानकारी देने के लिए हमारे समान विचार साझा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नाटो के सदस्य के तौर पर फिनलैंड पूरे रक्षा गठबंधन को मजबूत करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस निर्णय को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई आने वाले कुछ दिनों में जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति सौली निनिस्टो ने इस मौके पर कहा कि हमारे लिए नाटो में शामिल होना किसी के खिलाफ होना नहीं है। हम नाटो में सदस्यता के बारे में सोचते हुए एक तरीके से अपनी सुरक्षा को अधिकतम सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन ये खेल नहीं है। अगर फिनलैंड अपनी सुरक्षा पर आगे बढ़ता है तो ये किसी से दूर जाना नहीं है। गौरतलब है कि ब्रिटेन ने स्वीडन और फिनलैंड के साथ सुरक्षा समझौते किए हैं, जिसके तहत संकट के समय एक दूसरे की मदद करने का वादा किया गया है। इस मौके पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जोर देते हुए कहा कि नाटो एक रक्षात्मक गठबंधन है और ये किसी के लिए खतरा नहीं है। वहीं युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर से दोहराया है कि यदि उनका मुल्क नाटो का सदस्य होता तो रूस के हमले को रोका जा सकता था। दुर्भाग्य से युद्ध से पहले नाटो को गठबंधन के भीतर यूक्रेन के लिए जगह नहीं मिल पाई। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और पहले भी ये कह चुका हूं कि अगर यूक्रेन युद्ध से पहले नाटो का हिस्सा होता तो युद्ध नहीं होता। मैं इस पर विश्वास करता हूं। इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हमें लगता है कि रूस पोलैंड में मिसाइल साइटों पर हमला करके युद्ध को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो गठबंधन से बिल्कुल भी भिड़ना नहीं चाहेंगे। मेरे विचार से रूस नाटो गठबंधन से भिड़ना नहीं चाहेगा। नाटो के पास 19 लाख सैनिक हैं। नाटो के पास दुनिया के किसी भी गठबंधन की अपेक्षा विमान जहाज़ों के मामले में सबसे उन्नत क्षमताएं भी हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप को संघर्ष को समाप्त करने और शांति समझौते पर पहुंचने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ सहयोग करना चाहिए
और साथ ही उन्होंने कहा कि नाटो के सदस्य के रूप में इटली के अमेरिका सेना के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और इटली में कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। मारियो ड्रैगी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के एक दिन बाद कहा कि फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद भी रूस का संघर्ष जारी है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि रूस अजेय नहीं है और इस 11 सप्ताह के संघर्ष को समाप्त करने के तरीकों को खोजना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि एक महत्वपूर्ण पहलू है शांति होनी चाहिए और यही यूक्रेन भी चाहता है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने एक संयुक्त सम्मेलन किया। सम्मेलन में यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए अपनी साझेदारी के बारे में बातचीत की। यूरोपीय संघ के नेताओं ने कहा कि वे ऊर्जा पर प्रतिबंध जैसे क्षेत्रों में रूस यूक्रेन संघर्ष से निपटने के लिए अपनी भागीदारी को अधिकतम करना जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे एशिया में मौजूद क्षेत्रीय तनावों से अवगत हैं। यूरोपीय संघ ने दोहराया कि वे एक बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध लगाने में जापान की भागीदारी का स्वागत किया है। टोक्यो रूस पर व्यापार प्रतिबंध लगाने वालों में यूरोपीय संघ सहित अन्य 7 देशों के समूह में शामिल हो गया है। श्रीलंका में गुरुवार को कर्फ्यू अस्थायी रूप से हटा लिया गया। सुबह 7 बजे जैसे ही अनिश्चितकालीन कर्फ्यू हटा, सैकड़ों की संख्या में लोग मुख्य बस स्टेशन पर जमा हो गए और कर्फ्यू और अनिश्चितताओं के दौर से निकलने के लिए अपने गृहनगर लौटने की मांग करने लगे। श्रीलंका में दोबारा कर्फ्यू लागू होना तय है। श्रीलंकाई नागरिकों ने फिर से प्रतिबंध लगने से पहले अपने गृहनगर लौटने की उम्मीद की है, जहां वो बसों का इंतजार करते हुए दिखे। वहीं आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करने के लिए भी लोगों में हाथापाई हुई। कोलंबो की सड़कों पर सशस्त्र सैनिकों ने गश्त किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई हिंसा की घटना न हो। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो को सैन्य रूप से चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि मॉस्को अपने आक्रमण के 3 महीने बाद भी यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस की सुनवाई के दौरान ऑस्टिन ने ये घोषणा की। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को पेंटागन में अपने ब्रिटिश समकक्ष का स्वागत किया। दोनों के बीच रूस यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई पर चर्चा हुई। चर्चा के आरंभ में ऑस्टिन ने ब्रिटिश रक्षा सचिव वेन वॉलेस को सूचित किया कि मेरी राय में कुछ देशों में यूक्रेन की सुरक्षा सहायता के साथ यूके के स्तर तक कदम बढ़ाया गया है। वॉलेस ने यूक्रेन में नेतृत्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सराहना की। उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से यह खबर दी गई है कि उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरियाई मिसाइल ने गुरुवार को उसके पूर्वी जल क्षेत्र की ओर उड़ान भरी। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने रुकी हुई परमाणु कूटनीति के बीच अपने प्रतिद्वंदियों पर दबाव बनाने के तहत इस साल मिसाइलों का परीक्षण किया है। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 1158 अंकों की गिरावट के साथ 52,930 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 359 अंकों की गिरावट के साथ 15,808 पर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने LIC IPO में शेयर अलॉटमेंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उसने कुछ पॉलिसी होल्डर्स की याचिकाओं पर इस IPO में शेयर अलॉटमेंट पर रोक लगाने और कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को LIC IPO के खिलाफ एक रिट याचिका को स्वीकार किया था। शीर्ष कोर्ट की बेंच ने कहा, हम कोई अंतरिम राहत नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर केंद्र और LIC को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए खेतों पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से भरपूर मक्का इसका जरिया बनने जा रहा है। राज्य में 2021-2022 में मक्के का उत्पादन 14.67 लाख मीट्रिक टन बढ़ा। 5 साल में इसे बढ़ाकर 27,30,000 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने कहा है कि वो भारतीय OTT बाजार के लिए 100 ओरिजिनल शो तैयार कर रही है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फ्लोइनवेस्ट के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने अपनी पहली बार यह खुलासा किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने के गैर आधिकारिक दबाव के कारण उन्होंने भारत में अपनी गतिविधियां रोक दी।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस कार्य के लिए एक व्यापार मंत्री भी नामित किया गया है। उबर टेक्नोलॉजीज ने बुधवार को घोषणा की कि वो इस साल के अंत तक अपने भारतीय तकनीकी केंद्रों के लिए 500 कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा $44 बिलियन के अधिग्रहण के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर से उनके फिर से जुड़ने की खबरों के सामने आने के बाद जैक डोर्सी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो फिर कभी ट्विटर के सीईओ नहीं होंगे। ब्राजील में चल रहे डेफलिम्पिक में भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। दीक्षा ने अमेरिका की एजी जॉनसन को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। डेफलिम्पिक्स में देश की 18 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी जर्लिन ने महिला एकल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। जर्लिन ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी के नेडोलर को 21-17, 21-18 से मात दी। मिश्रित युगल में भारत की जर्लिन और अभिनव की जोड़ी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। जर्लिन और अभिनव ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया के बून और टियो की जोड़ी को 21-14, 21-7 से शिकस्त दी। भारत के जूनियर तीरंदाजों ने एशिया कप चरण के दूसरे चरण में कुल 8 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु की अगुवाई में उबर कप में खेल रही भारतीय महिला बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। भारत को थाईलैंड के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में बुधवार देर रात खेले गए मैच में केविन डी ब्रायन के 4 गोल की मदद से वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 5-1 से हराने में सफलता पाई। खिताब जीतने के लिए मैन सिटी को बाकी बचे 2 लीग मुकाबले में 4 अंक की जरूरत है। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में चेल्सी लीड्स यूनाइटेड को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ चेल्सी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। ईपीएल में लेस्टर सिटी ने नॉर्विच सिटी को 3-0 से हराने में सफलता हासिल की। लेस्टर के लिए जेमी वर्डी ने 2 गोल किए। इस जीत के बाद लेस्टर अंक तालिका में 10वें स्थान पर आ गया है। इंटर मिलान ने कोपा इटालिया का खिताब जीत लिया है। इंटर मिलान ने यूवेंटस को 4-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। 2011 के बाद यह पहला मौका है जब इंटर मिलान ने कोपा इटालिया का खिताब अपने नाम किया है। सेल्टिक ने स्कॉटिश प्रीमियरशिप का खिताब जीत लिया है। सेल्टिक ने यूनाइटेड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के साथ ही खिताब अपने नाम किया। पिछले 11 सत्र में सेल्टिक का ये 10वां लीग खिताब है। विश्व के पूर्व नंबर 3 खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका ने इटालियन ओपन के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। 15 महीने बाद कोर्ट पर वापसी करने वाले वावरिंका ने लेस्लो जेरे को 7-6, 3-6, 6-4 से शिकस्त दी। गत विजेता राफेल नडाल ने इटालियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नडाल ने अमेरिका के जॉन इस्नर को 6-3, 6-1 से शिकस्त दी। अगले दौर में नडाल का सामना डेनिस शोपोवालोव से होगा। दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अंतिम 16 में स्थान बनाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ज्वेरेव ने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन वेज को सीधे सेटों में 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की टीम पहली बार फुटबॉल मैदान पर उतरी। यूक्रेन ने जर्मन क्लब बोरुसिया मूंचेनग्लैडबach के खिलाफ खेलते हुए अभ्यास मुकाबले को 2-1 से जीता। एनबीए में डेनवर नगेट्स के लिए खेलने वाले एक सर्बियाई बास्केटबॉल खिलाड़ी निकोला योकिच ने एनबीए का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। योकिच को लगातार दूसरे सत्र में यह खिताब हासिल हुआ है। कमल हासन अभिनीत फिल्म विक्रम का निर्देशन लोकेश कनगराज कर रहे हैं, जिसमें सुपरस्टार एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं और विजय सेतुपति खलनायक की भूमिका में। लोकप्रिय अभिनेता, कॉमेडियन और निर्देशक राजपाल यादव ने द कपिल शर्मा शो पर बताया कि जून में फिल्म उद्योग में उन्होंने 25 साल पूरे कर लेंगे। मेगा स्टार चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण की हालिया रिलीज फिल्म आचार्य बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे जल्द ही द ब्रोकन न्यूज के साथ अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं, जो लोकप्रिय ब्रिटिश सीरीज प्रेस का भारतीय रूपांतरण है। प्रेम कथा चित्रम एक्टर सुधीर बाबू के जन्मदिन के मौके पर निर्माताओं ने बुधवार को उनकी अपकमिंग फिल्म का टाइटल पोस्टर जारी किया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं जबकि जैकलीन का महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते का खुलासा हुआ है, तब से वो ईडी के रडार पर हैं। खबर है जैकलीन ने विदेश जाने के लिए दिल्ली की एक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने 23 दिसंबर को अपनी फिल्म सर्कस के रिलीज होने के लिए की घोषणा की है। रणवीर सिंह इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। नेक्सा म्यूजिक का दूसरा सीजन महत्वाकांक्षी भारतीय संगीतकारों को अंग्रेजी संगीत बनाने के लिए एक मंच प्रदान करने की पहल है, जिसकी घोषणा गुरुवार को मुंबई में ग्रैमी और ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान के स्टूडियो में की गई, जो फरवरी 2020 में समाप्त हुए पहले सीजन के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुई। लाल सिंह चड्ढा का पहला गाना कहानी लॉन्च करने के बाद आमिर खान ने गुरुवार को दर्शकों और संगीत प्रेमियों के लिए बहुप्रतीक्षित फिल्म के दूसरे ट्रैक मैं की करा को रिलीज किया। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम को काफ़ी पसंद किया गया था और इसके बाद दूसरा सीजन आया था उससे भी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। अब इस वेब सीरीज का तीसरा सीजन आ रहा है, जिसका टीजर रिलीज हो गया है।